हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन, ठीक है ना। ये चैप्टर हम कर रहे थे और इस चैप्टर के काफी कंसेप्ट हमने किए, ठीक है ना। हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा पिछली बारी और देखा कि उसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि उसको एक डेफिनेट शेप देती है सेल को। फिर मैंने एनिमल सेल के बारे में बताया था हल्का, और आज हमें एनिमल सेल से स्टार्ट करना है कि एनिमल सेल में क्या क्या चीजें होती है और क्या समझेंगे, और देन लास्ट में एक डिफरेंस आ जाएगा एनिमल और प्लांट सेल के बीच में कि क्या किसमें क्या है, किसी पे क्या नहीं है। ये सारी चीजें हम करेंगे। तो इनको समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन चीक सेल है। क्या है? ह्यूमन चीक सेल। एनिमल सेल के में आता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में, है ना। आप फिगर में देख रहे हैं, तो फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको फिगर में क्या दिख रहा है? एक आपके पास डेंस राउंड कलर का स्ट्रक्चर है, वो क्या है? न्यूक्लियस है। ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, है ना, जो कि न्यूक्लियस के बाहर जेली लाइक पार्ट है, ये वाला पार्ट, इधर इधर वाला ये पार्ट, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। एक एक के बारे में हमें देखना है। साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। चलिए, साइटोप्लाज्म है क्या आपका? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है। आपने देखा, जेली लाइक सब्सटेंस है ये, है ना। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, है ना। भाई ये सेल में ये क्या है? ये आपके पास क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। ये है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक, जैसे कि एनिमल सेल में हमने बात की, जो प्लांट सेल हमने किया था ना, प्लांट सेल में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और क्या होती है? थिक लेयर हमने पाई थी। एक और थिक लेयर हमने देखी थी, जिस लेयर को हमने क्या नाम दिया था? सेल वॉल। क्या नाम दिया था? सेल वॉल नाम दिया था। वो सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती। किसमें? है ना, सेल वॉल था उसका नाम। सेल मेम्ब्रेन के बाहर के थिक लेयर को सेल वॉल कहते हैं। वो एनिमल सेल में नहीं होती। जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, है ना। तो साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और बहुत सारे अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, है ना। क्या होते हैं? बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक पार्ट को हम
साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेकंड, इसमें बहुत सारे अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे अदर कंपोनेंट और जो ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया आपके पास, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज होती है, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज हो गई आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो स्टडी है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आगे 9th-10th में आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि साइटोप्लाज्म है क्या। दूसरा, न्यूक्लियस। सेकंड इज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है बच्चों? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल में। लिविंग सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्फेरिकल होता है और सेंटर ऑफ द सेल में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस की हम पहली बात करें तो न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल है। एक तो स्फेरिकल है, दूसरा कहाँ पे है ये लोकेटेड, कहाँ है? इसकी जो लोकेशन है, किधर मिलेगा आपको न्यूक्लियस? सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में आपको मिलता है। दो बात हुई, स्फेरिकल है, सेंटर ऑफ द सेल में आपको मिलेगा। ये क्या करता है? इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको आप इजिली स्टेंड कर सकते हो, माइक्रोस्कोप की मदद से आप इजिली इसको देख सकते हो। चौथी बात, न्यूक्लियस क्या होता है? सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। फिगर में आपने देखा, मैंने आपको बताया भी कि ये आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, गोल स्ट्रक्चर है, सेंटर ऑफ द सेल पे लोकेटेड होता है। साइटोप्लाज्म से कौन इसको सेपरेट करता है? न्यूक्लियस को। तो उसके बाहर ये आप देख पा रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, तो इनके दोनों के बीच में एक क्या थिक लेयर सी है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में कौन अलग करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग करती है, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन पोरस है, ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है? पोरस है। पोरस का मीन्स इसके अंदर से, पोरस का मीन्स इसके अंदर मटेरियल का आदान प्रदान हो सकता है। अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं हायर मैग्निफिकेशन से, तो आपको एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी दिखेगी न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत हाई मैग्निफिकेशन से देखोगे, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको क्या कहते हैं? वो भी सर्कुलर होती है और जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस इसको कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर भी स्फेरिकल शेप की होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनके अंदर क्या है? एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिनको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, है ना। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स इनका नाम है, ठीक है ना। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है, ये आपके क्या है? ये क्या करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं, है ना, और हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। आप देखते हैं ना कि आप अपने पेरेंट्स की, जैसे जब आप पैदा हुए तो आपकी जो शक्ल है अपने पेरेंट्स से मैच करती है। तो वो मैच कैसे होती है कि हमारे जब भी पेरेंट से कोई चाइल्ड बर्थ लेता है, तो जो हमने बात की न्यूक्लियस है, क्योंकि हुआ क्या भाई, सेल जब भी जो बेबी है वो एक सिंगल सेल होता है। जब वो स्टार्ट हुआ फॉर्मेशन उसकी एम्ब्रियो की, तो सिंगल सेल होता है। और सिंगल सेल किससे मिलके बना हुआ है? पेरेंट्स और पेरेंट्स के उससे मिलके बना हुआ। तो वो क्या होता है? धीरे धीरे फर्दर, यानी उस पर न्यूक्लियस तो है ही, उस पे एक न्यूक्लियस होगा ना उस सेल के अंदर, और किसका न्यूक्लियस होगा? दोनों के कैरेक्टर होंगे उसमें।
तो उस न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम्स है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो ही क्या करते हैं, तो यही क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन कैरी करते हैं, है ना। आप देखते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स के जैसे सिमिलर है, आप अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आप भी लंबे हैं, है ना, तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है उनके जैसा होता है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो क्रोमोसोम्स है कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होगा तभी और तभी क्रोमोसोम्स को आप देख पाएंगे, है ना। क्रोमोसोम्स को तभी देख पाते हैं जब सेल का डिवीजन होता है। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो जीन है क्या बच्चों, जीन एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक आपकी यूनिट है इनहेरिटेंस की। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में को कंट्रोल करके रखता है। इसका मतलब कि जो योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास आ जाते हैं पेरेंट्स से, जैसे कि फादर के अगर ब्राउन आइज है तो हमारी भी ब्राउन आइज हो सकती है, मदर के कर्ली हेयर है तो हमारे भी हो सकते हैं, है ना। However, different combination of gene from parent result in different characteristic. different combination of gene से आपके different characteristic किसी भी human being के अंदर आ सकते हैं। न्यूक्लियस के अलावा, इसके अलावा न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, इसका जो इनहेरिटेंस में रोल है न्यूक्लियस का, उसके अलावा ये एक कंट्रोल सेंटर भी होता है एक्टिविटी ऑफ द सेल का। तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कौन कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करके रखता है। एंटायर जो कंटेंट है लिविंग सेल का उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पूरा कंटेंट समझ आ रहा है, एंटायर कंटेंट लिविंग सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, लिविंग सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। आएगा समझ में, प्रोटोप्लाज्म है क्या, जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। भाई लिविंग सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, एक तो न्यूक्लियस आ गई जो अभी हमने बात करी, और एक साइटोप्लाज्म आ गई। न्यूक्लियस के अलावा कौन आ गया, साइटोप्लाज्म। तो ये चीजें हैं किसके अंदर आने वाली, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आने वाली। और प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है आपका, प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस कहलाता है सेल का। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज लिविंग सब्सटेंस, सेल का लिविंग सब्सटेंस है। क्या है, लिविंग सब्सटेंस, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग सब्सटेंस है। तो दो बातें आपको समझ आई, साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में, कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है ना। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, है ना, वो सेम होगा इन सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। प्लांट सेल हमने पढ़ा, एनिमल सेल हमने पढ़ा, बैक्टीरिया के सेल, तीनों में क्या न्यूक्लियस सेम हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ऐसा कि नहीं हो सकता। तो जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का, है ना, वो इतना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे न्यूक्लियस है, उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आपको बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, वहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बैक्टीरियल सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन थी, जैसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखती है। बैक्टीरिया में ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना। सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है ना। प्रोकार्योटिक सेल क्या हो गए, फिर ऐसे सेल जिनके पास, ऐसे सेल जिनके पास क्या हो, जिनके पास क्या हो, बिना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनके पास सेल है, सेल के पास क्या, न्यूक्लियर मटेरियल है पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे को हम प्रोकार्योटिक सेल बोलेंगे। ऐसे बोल सकते हैं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना।
इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, और क्रायन का मतलब न्यूक्लियस। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के कौन कौन से एग्जांपल है, तो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने क्लास 7 में पढ़ा था ना एल्गी के बारे में, क्लास 7 में आपने एल्गी के बारे में पढ़ा था। भाई एल्गी क्या होती है? एल्गी आपने देखा था ना, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज के आसपास क्या होती हैं, वाइट ग्रीन ग्रीन कलर की क्या होती हैं, काई, है ना, उनको हम क्या कहते थे? उनको हम एल्गी कहते थे। तो वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी आपकी, वो भी तो सिंगल सेल्स एक ही से मिलके बनी हुई ना, तो वो क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती है आपस में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई आपके पास, और बैक्टीरिया हो गई, ये प्रोकैरियोट्स के क्या है? एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल। समझ आएगा प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और करायन का मतलब न्यूक्लियस, यानी जिनके पास ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, प्रोकैरियोट्स। अब ऐसे सेल की बात करें हम, जैसे कि अनियन सेल हो गए, है ना, अनियन सेल है प्याज के। चीक सेल हो गए हमारे, जो हमने अभी दिखाया आपको, चीक सेल पीछे, ठीक है ना। उनपे वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, और उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है ना। ऐसे को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। जिनके पास क्या हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। आए बस समझ में? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है अदर देन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, है ना। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, जिनके पास एक क्या हो? न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। यूकैरियोटिक आपको समझ आएगा यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, ठीक है ना। कितनी बात हमने करी? हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, और हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब जब क्या करते हैं आप, अनियन सेल को ऑब्जर्व करें अंडर अ माइक्रोस्कोप, अनियन सेल को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अनियन सेल को आप माइक्रोस्कोप के पास, माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें ये पता चला कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है। ये ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल, है ना। पीछे हमने चीक सेल देखा, हमने चीक सेल देखा पीछे, है ना, हमने चीक सेल देखा, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ब्लैंक जैसा, है ना, ब्लैंक लगने वाला स्ट्रक्चर होता है। उस ब्लैंक लगने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल। क्या कहते हैं? ब्लैंक लगने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वैक्यूल उसका नाम है, ठीक है ना। ये सिंगल भी हो सकता है, इट कुड बी सिंगल और बिग, एज इन अनियन सेल। सिंगल भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है अनियन सेल में, जैसे कि होता है चीक सेल के पास। क्या होता है? स्मॉलर वैक्यूल होते हैं। जो चीक सेल है उनके पास स्मॉलर वैक्यूल होता है। जो लार्ज वैक्यूल्स होता है वो ज्यादातर प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होंगे बहुत छोटे होंगे, और प्लांट सेल में थोड़ा बड़े होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं? वो बड़े होते हैं, एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। एनिमल सेल में क्या होते हैं? वैक्यूल बड़े होते हैं, प्लांट सेल में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये थी वैक्यूल की कहानी, ठीक है ना। इसके अलावा आपने और चीजें भी नोटिस करी होंगी। और चीजें क्या नोटिस करी भाई? और चीजें हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि एक सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज होती हैं, छोटी 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 कलर्ड बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर, ठीक है ना। ये स्कैटर्ड होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ। इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। साइटोप्लाज्म के अंदर कलर जैसी बॉडीज होती है, और कई
प्लास्टिड क्या होते हैं, छोटे 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 अलग अलग तरीके की छोटी छोटी बॉडीज होती है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स, है ना। ये डिफरेंट कलर की होती हैं, प्लास्टिड्स क्या होती हैं, अलग अलग कलर की होती है, डिफरेंट कलर की होती हैं। किसी में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जो आपने देखा कि क्लोरोफिल कहाँ यूज होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है खाना बनाने के लिए। तो ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स का क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट उनका नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है उनका, क्लोरोप्लास्ट नाम है। वो क्या करते हैं, हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीफ को, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं किसे, लीव्स को, है ना। और आपने देखा, जो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल यूज्ड होता है इन दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, क्लोरोफिल के लिए क्या है, बहुत ही इसेंशियल है, क्लोरोफिल के लिए बहुत ही इसेंशियल है। तो इतनी बात आपने आज समझी, मेरे ख्याल से आपने पढ़ी। क्या क्या, सबसे पहले हमने चीक सेल के बारे में देखा, भाई चीक सेल में क्या क्या चीजें हैं। चीक सेल इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कौन सेपरेट करता है, एक मेम्ब्रेन सेपरेट करती है जिसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है वो किनके बीच में है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर से और कोई एक थिक लेयर नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये बात हुई साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ऐसा होता है, राउंड डेंस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक और सर्कुलर शेप जैसा स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसका नाम क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं बच्चों, जीन को कैरी करते हैं टू वो क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से बच्चों पे, ठीक है ना। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो पूरा सेल है, जितना भी कंटेंट है सेल का, वो किसके अंदर है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आता है। एक और बात, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, पोरस होती है वो। पोरस यानी उसके अंदर छेद है, उससे मटेरियल अंदर और बाहर, न्यूक्लियस के अंदर बाहर आ सकता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ब्लैंक दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। एक और चीज प्लास्टिड के बारे में बताइए कि भाई प्लास्टिड है क्या। प्लास्टिड भी क्या है, डिफरेंट कलर का छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्हें हमें प्लास्टिड कहते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल, जो कि क्या है, ग्रीन प्लास्टिड कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से बच्चों आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में होगा। अगले भाग में हम आपके लिए कंपैरिजन लेके आएंगे एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, कि कुछ चीज एनिमल सेल में है, कुछ प्लांट में नहीं है, ऐसा वहां पे हम देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।